Alright guys, let's start with Unit 3 now. Unit 3 में हम लोग देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को, इंस्ट्रक्शन सेट को एंड ELP को. हर एक टॉपिक को हम लोग डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे. दिस इज द सिलेबस दैट विल बी फॉलोइंग फॉर यूनिट 3. आफ्टर दिस विल बी आल्सो सॉल्विंग ऑल द PYQ papers of last 4-5 years as well. Okay, so let's start with the very first topic of unit 3, that is registers and signals of 8085. ओके सबसे पहले हम लोग फ्लैश कार्ड्स के थ्रू चलेंगे सो दैट हम लोगों को टॉपिक एक बार अच्छे से समझ आ जाए. हम लोग कॉन्सेप्चुअल ओवरव्यू ले लेंगे हर एक टॉपिक का एंड वी हैव प्रिपेयर्ड अ लॉट ऑफ अमेजिंग डायग्राम्स एज वेल, जिससे हर कॉन्सेप्ट हमारा विजुअलाइज भी हो जाएगा. इससे हमें आंसर फ्रेमिंग में काफी हेल्प मिलने वाली है. जब भी हम लोग एग्जाम में बैठेंगे विल बी सीइंग कि इसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं एंड हम लोग काफी अच्छी तरीके से अपनी लैंग्वेज में आंसर्स फ्रेम कर पा रहे हैं. आफ्टर दिस विल बी डिस्कसिंग द PYQ पेपर्स एज वेल, जिससे हमें पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड उनको टेक्निकली कैसे आंसर करना है. So the very first thing, the very first topic is registers and signals of 8085 microprocessor. Okay, लास्ट यूनिट में हम लोगों ने एक ओवरव्यू लिया था कि माइक्रोप्रोसेसर जो है वो क्या होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स क्या होते हैं, इंटेल का जो ये 8085 माइक्रोप्रोसेसर है वो कैसा दिखता है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पिन्स क्या होती है. अब उन्हीं के एक स्पेसिफिक सेक्शंस को हम लोग इस यूनिट में और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे रजिस्टर्स एंड सिग्नल्स जो हमें रिसीव होते हैं हमारे 8085 माइक्रोप्रोसेसर में. So, the very first thing is, what are the internal registers of 8085 microprocessor? Explain the flag register in simple terms. Okay. So, सबसे पहले we are having registers. अब registers क्या होते हैं? Think of registers as small, super fast scratch pads inside the CPU, where it temporarily stores data while working. मतलब temporary data, temporary format में या कुछ time तक, कुछ एक specific time तक, not permanent. कुछ एक स्पेसिफिक टाइम तक डेटा को स्टोर कर लेता है काम करते टाइम. ठीक है, रजिस्टर क्या है? फॉर एग्जांपल यू कैन इन द वेरी लेमन टर्म्स ना यू कैन अंडरस्टैंड इट. जैसे फॉर एग्जांपल कि तुम लोग आंसर शीट लिख रहे हो, ठीक है, उसमें तुम लोगों ने एक साइड में एक रफ कॉलम बनाया. ठीक है, अब उसमें तुमने क्या किया, जो भी तुम कैलकुलेशंस कर रहे हो वो तुमने रफ कॉलम में करनी स्टार्ट कर दी एंड देन जैसे ही फाइनली आंसर मिला तुमने अपने मेन आंसर शीट में लिख दिया, या फिर मेन जो सेक्शन था तुम्हारे आंसर शीट का उसमें तुमने लिख दिया. वो जो तुम्हारा रफ कॉलम था उसको बस कंसिडर करो एक ऐसा रजिस्टर जहाँ पे वो टेम्परेरी कैलकुलेशंस हो रही है, टेम्परेरी वैल्यू स्टोर हो रही है. उसके बाद वो चीज डिलीट कर दी जाती है वहां से, या तुमने रफ कॉलम को एक तरीके से इरेज कर दिया एंड वो अब एग्जिस्ट नहीं करता है. अब तुम्हें फिर से कुछ कैलकुलेशन करनी होगी, तुम अगेन उस रफ कॉलम को यूज करोगे, देन जो रिजल्ट आएगा तुम लोग अपने आंसर शीट में अगेन लिखोगे एंड उस रफ कॉलम को फिर से इरेज कर दोगे. दैट रफ कॉलम ओवर हियर इज योर रजिस्टर. रजिस्टर का मतलब होता है ये टेम्परेरी कैलकुलेशंस के लिए तुम्हारा यूज किया जाता है सीपीयू में. ठीक है, ये छोटे छोटे स्क्रैच पैड्स होते हैं जो हमारे सीपीयू के अंदर इनबिल्ट होते हैं. ओके, द मेन स्क्रैच पैड. अब रजिस्टर्स के कितने कितने टाइप्स है या कितने कितने तरीके के रजिस्टर्स हमें हमारे 8085 माइक्रो प्रोसेसर में मिलते हैं, ऑल ऑफ दैट विल बी डिस्कसिंग नाउ. सबसे पहला अकमलेटर. अकमलेटर हम लोगों ने बहुत अच्छे से पिछले यूनिट में भी डिस्कस किया था. अकमलेटर इज द बॉस रजिस्टर. एवरी मैथ और लॉजिकल कैलकुलेशन हैपेंस हियर. जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, जितनी भी लॉजिकल कैलकुलेशंस है, वो सारी की सारी हमारी अकमलेटर के अंदर होती है. एंड द फाइनल आंसर इज ऑलवेज सेव्ड बैक हियर. जो भी हमारा फाइनल आंसर है वो अकमलेटर में सेव किया जाता है. इट होल्ड्स 8 bits 1 byte ऑफ डेटा. दैट मीन्स 8 bit डेटा ये स्टोर करता है एंड 8 bit इज इक्वल टू 1 byte. तो 1 byte तक का डेटा ये अकमलेटर स्टोर कर सकता है. नेक्स्ट टाइप ऑफ योर रजिस्टर्स जनरल पर्पस रजिस्टर्स. लास्ट यूनिट में हम लोगों ने देखा था इसका एक डायग्राम इंटरनल स्ट्रक्चर का, इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास अकमलेटर है, जनरल पर्पस रजिस्टर्स है, HL पेयर है, प्रोग्राम काउंटर है, ये सारी चीजें हम लोगों के पास है उसके अंदर. अब उन्हीं चीजों को हम लोग डिटेल में जाके डिस्कस करें कि हर एक रजिस्टर की यहाँ पे क्या क्या फंक्शनिंग है. ओके, नेक्स्ट इज योर जनरल पर्पस रजिस्टर. जनरल पर्पस रजिस्टर हमारे पास कौन कौन से थे? B, C, D, E, F, H and L. ओके, B, C, D, E, H and L. 6 स्टैंडर्ड 8 बिट स्क्रैच पैड्स. 6 हमारे पास ऐसे 8 बिट स्क्रैच पैड्स है जिसको हम लोग टेम्परेरी कैलकुलेशंस के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज देम इंडिविजुअली और पेयर देम अप. ठीक है, या तो इन्हें इंडिविजुअली एक एक करके यूज कर लो कि बी रजिस्टर को अलग से यूज कर लिया, सी रजिस्टर को अलग से यूज कर लिया, डी रजिस्टर को अलग से यूज कर लिया, या तो यू कैन पेयर देम अप एज वेल. दैट मीन्स बी एंड सी को कंबाइन कर दिया, डी एंड ई को कंबाइन कर दिया, एच एंड एल को कंबाइन कर दिया, लाइक दिस. ओके, इससे क्या होगा, अगर 8 बिट है, हर एक रजिस्टर जो है हमारा वो 8 बिट रजिस्टर है, तो हर एक रजिस्टर 8 बिट अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है. अगर दो को कंबाइन कर दिया तो 8 + 8 16 हो जाएगा, तो वी कैन स्टोर लार्जर अमाउंट ऑफ डेटा. HL पेयर द मोस्ट स्पेशल पेयर. ओके, ये जो हम लोगों ने भी कॉम्बिनेशन डिस्कस किए, इसमें एक HL पेयर का जो रजिस्टर बन के आ रहा है हमारे पास, दैट इज द मोस्ट यूनिक कॉम्बिनेशन, दैट इज द मोस्ट स्पेशल पेयर एज वेल. ठीक है, काफी ज्यादा ये यूज किया जाता है. इट एक्ट्स लाइक अ पॉइंटिंग फिगर.
whatever 16-bit address is inside the HL pair, the CPU looks at that specific memory location. जो भी हम लोगों के पास इसके अंदर एड्रेस स्टोर होता है हमारे HL पेयर के अंदर, CPU जो है उस एड्रेस को हमेशा फेच करता है, उस एड्रेस को हमेशा लोकेट करता है. Program counter, that is your PC, here that is of 16 bits. The bookmark, it always remembers the address of the very next instruction the CPU needs to read. That means अब हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल 5-6 काम बोल दिए एक साथ. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर डेवलपिंग अ वेबसाइट, ठीक है, पहले हम लोगों ने बोला फ्रंट एंड बनाओ, फिर बैक एंड बनाओ, ठीक है, उसके साथ डेटा पीस बनाओ, समथिंग लाइक दैट. स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिए. अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो इंस्ट्रक्शंस दिए हम लोगों ने वो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट हो और सारे के सारे एग्जीक्यूट हो, नहीं तो हमें फाइनल आउटपुट नहीं मिलेगा. तो प्रोग्राम काउंटर इज वन सच थिंग जो ये रिमेंबर करके रखता है कि इसके बाद का नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो कहाँ पे स्टोर्ड है एंड कैसे कैसे उसमें चीजें एग्जीक्यूट करने वाली है. ठीक है, सो पीसी पेयर इज समथिंग या पीसी काउंटर इज समथिंग या प्रोग्राम काउंटर इज समथिंग जो हमें ये हेल्प करता है, जो हमारे सीपीयू को हेल्प करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप, ऑर्डर बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए. Next is your stack pointer. Stack pointer क्या होता है? Another pointing figure, but this one always point to the top of the stack, a temporary pile of data in RAM. Okay? ये जो stack pointer होता है ये again 16 bits का होता है and ये हमेशा stack के top पे point करता है. Next is your the flag register or the status board. This is an 8-bit register where only 5 bits are used. ये एक ऐसे टाइप का रजिस्टर है जहाँ पे सिर्फ 5 बिट्स यूज की जाती है. अभी हम लोगों ने पिछले रजिस्टर्स में देखा था कहीं पे 8 बिट्स है, कहीं पे 16 बिट्स है, बट फ्लैग रजिस्टर इज वन सच टाइप ऑफ रजिस्टर जहाँ पे हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 5 बिट्स यूज की जाती है. इट एक्ट्स लाइक अ सेट ऑफ लाइट बल्ब्स दैट टर्न ऑन और ऑफ आफ्टर मैथ कैलकुलेशन टू टेल यू अबाउट द रिजल्ट. मतलब ये जो हमारा फ्लैग रजिस्टर है ना, ये ऑन या ऑफ होता रहेगा. 2 स्टेट्स है इसके पास, या तो ये ऑन हो जाएगा या तो ये ऑफ हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट दैट वी आर गेटिंग. जो रिजल्ट हमें मिल रहा है उसको इंडिकेट करने के लिए हम फ्लैग रजिस्टर को यूज कर सकते हैं. सबसे पहला इज योर साइन. अब ये जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि दिस इज एन 8-बिट रजिस्टर वेयर ओनली 5 बिट्स आर यूज्ड, है तो 8-बिट रजिस्टर बट उसमें 5 बिट्स की यूज की जाती है. ओके, सो सबसे पहले इज योर साइन. टर्न्स ऑन इफ द आंसर इज अ नेगेटिव नंबर. ठीक है, सबसे पहले जो हमारे इसमें 1 बिट यूज हो रही है दैट इज इन योर साइन. वो ऑन हो जाएगा अगर हमारा आंसर जो है ना वो एक नेगेटिव नंबर आ रहा है. 0 Z दैट मीन्स टर्न, इट वुड टर्न ऑन इफ द आंसर इज एग्जैक्टली 0. अगर तुम्हें S साइन टर्न ऑन हुआ हुआ दिख रहा है दैट मीन्स एक नेगेटिव नंबर आया है तुम्हारे रिजल्ट पे. अगर तुम्हें 0 टर्न ऑन हुआ हुआ दिख रहा है दैट मीन्स तुम्हारा आंसर जो है या रिजल्ट जो है वो एग्जैक्टली 0 है. अगर तुम लोगों को कैरी वाला जो है या CY वाला जो है वो टर्न ऑन हुआ हुआ दिख रहा है दैट मीन्स एन एडिशन वॉज टू बिग एंड कैरीड ओवर एन एक्स्ट्रा बिट लाइक कैरिंग अ 1 इन एडिशन. जैसे अगर हम लोग 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, 9 + 8 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें 1 कैरी ओवर हो जाएगा. तो ऐसा कुछ अगर हमारी कैलकुलेशन में हुआ है तो वी विल सी कि कैरी जो है वो टर्न ऑन हो चुका है. Parity P turns on if the answer have an even number of 1. It's in binary form. Okay, 1 0 1 1 अगर हमारे पास है इसमें odd number of ones है. बट अगर 1 0 1 हमारे पास है इसमें we will see even number of ones आ रहे. तो parity जो P है वो turn on हो जाएगा इस केस में. Auxiliary carry, a special carry used internally when doing decimal math. अगर decimal math कभी भी हम लोग यहाँ पे implement करना चाहते हैं या फिर decimal math perform करता है calculation, कुछ calculation उससे related perform होती है हमारे microprocessor में, तो कहीं ना कहीं हम लोगों की auxiliary carry वहाँ पे use किया जाता है. These are all the registers. Okay, accumulator हमारे पास है, हमारे पास B D H C E L ये हमारे पास registers है, 6 pair of registers. ठीक है, 6 individual registers, इनसे 3 pair we can make. Stack pointer यहाँ पे हमारे पास आ जाता है और यहाँ पे program counter आ जाता है. These are the different flag registers that we are having. S that is your sign, 0, auxiliary carry, parity and carry out. Make sure to take a screenshot of this. इससे तुम्हें revision करने में बहुत help मिलेगी if you are watching this video right before the exams as well. नेक्स्ट इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ओके, तो इंस्ट्रक्शन किस हिसाब से क्लासीफाई किए जाते हैं? इंस्ट्रक्शन मतलब स्टेप बाय स्टेप टास्क जो हम लोग दे रहे हैं अपने माइक्रो प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करने के लिए, या स्टेप बाय स्टेप काम जो हम लोग दे रहे हैं अपने माइक्रो प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो एक्चुअल में कैसे क्लासीफाई किए जाते हैं, दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ. सो हाउ आर 8085 instructions classified? Explain each category with simple examples. The 8085 microprocessor understands 74 different basic commands. 74 तरीके की अलग अलग different commands हमारे पास आती है. ये सारी की सारी commands defined होती है और ये सारी की सारी commands हमारा microprocessor बहुत अच्छे से समझ के execute कर सकता है. Called its instruction set. इसी चीज को 74 जो बेसिक कमांड्स हमारे माइक्रोप्रोसेसर को आती है जिसको वो एग्जीक्यूट कर सकता है उसी को इंस्ट्रक्शन सेट बोला जाता है. We group them into 5 simple categories based on what they do. हम लोग उनको 5 सिंपल कैटेगरीज में अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क. ठीक है, क्या वो काम करते हैं. सबसे पहले हमारे पास आया डेटा ट्रांसफर, द मूवर्स जो डेटा को ट्रांसफर करते हैं. These commands just copy data from one place to another.
एक प्लेस से दूसरे प्लेस अगर कहीं डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो वो हमारी डेटा ट्रांसफर जो है वो वाला सेट हमारा वो काम को एग्जीक्यूट कर रहा है. दे आर वेरी सेफ एंड नेवर चेंज द फ्लैग लाइट बल्ब्स. ठीक है, ये काफी सेफ तरीके से डेटा को एक ट्रांसफर करता है बिटवीन वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ठीक है, बिटवीन टू प्लेसेस. एंड ये कभी भी लाइट बल्ब्स को फ्लैग नहीं करते हैं. एग्जाम्पल हमारे पास है MOV A, B. दैट मीन्स मूव AB. ठीक है, दैट मीन्स मूव सम डेटा बिटवीन A and B. Copy what is in register B into the accumulator A. Example MVI A, 05H. Directly put the number 05 into A. This is sort of assembly level language जो यहाँ पे लिखी गई है. ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके बेसिस पे भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज एंड उसमें एक प्रोग्राम लिखने के बारे में भी पूछ लिया जाता है. वी विल बी सीइंग दैट एज वेल इन द अपकमिंग फ्लैश कार्ड्स. ठीक है, इसी यूनिट में वी विल बी सीइंग. ओके, एग्जाम्पल MVI A, 05H. इसका मतलब क्या हुआ, 05 की वैल्यू उठाओ और उसे A में पुट कर दो. ठीक है, जैसे अगर तुम लोगों ने प्रोग्रामिंग की है उसमें हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं, उसमें कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं, कुछ उसी तरीके से यहाँ पे ये चीज एग्जीक्यूट करी जा रही है. अरिथमेटिक, द कैलकुलेटर्स, दीज डू बेसिक मैथ. ठीक है, ये दूसरे टाइप के हमारे क्या आ गए, ये दूसरे टाइप के हमारे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आ गए. सो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस में क्या आएगा, ये बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे. जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, इंक्रीज बाय 1 हो गया, इंक्रीमेंट हो गया या डिक्रीमेंट हो गया. दैट मीन्स डिक्रीज कर दो बाय 1, माइनस कर दो बाय 1. बिकॉज दे डू मैथ, दे चेंज द फ्लैग्स टू शो इफ द रिजल्ट वॉज 0, नेगेटिव, एक्सेट्रा. Example add B, adds the value in B to A, save the result in A. Example INRC, increase the value in C by 1. These are the instruction. ये INR जैसे ही हम लोग लिख रहे हैं ना, ये इंस्ट्रक्शन है, ये हमारे माइक्रो प्रोसेसर को बता रहे हैं C के साथ करना क्या है. सिमिलरली add B लिखा है तो हम लोगों को हम लोग माइक्रो प्रोसेसर को बताना चाह रहे हैं कि B की जो वैल्यू है वो A में ऐड कर दो और रिजल्ट कर दो से A पे. Logical, these are the third type of instruction. These perform binary logic operations like AND हो गया, OR हो गया, NOT हो गया, XOR हो गया, ठीक है, या XOR हो गया. Add comparisons. They also change the flags. ये flags भी change करते हैं, ये जो logical operations होते हैं हमारे. Example CMA, complement A, flip all zeros to ones and ones to zeros. अगर तुम लोगों ने logic gates पढ़े हैं, ये वही चीजें हैं कि अगर तुम नॉट गेट को यूज कर रहे हो तो तुम लोग देखोगे कि 1 का 0 बन जाता है, 0 का 1 बन जाता है. एंड को देखोगे तो तुम लोग देखोगे कि ये 0 1 अगर आ रहा है तो तुम्हारे पास 0 आ रहा है. ठीक है, दोनों 1 1 आ रहे हैं तो तुम्हारे पास 1 आ रहा है. वही चीज यहाँ पे हम लोग बस इंस्ट्रक्शंस के फॉर्मेट पे अपने माइक्रो प्रोसेसर को पास करना चाह रहे हैं. नेक्स्ट इज योर CMP ऑफ B. दैट मीन्स कंपेयर द वैल्यू इन B with A to see which is the bigger value. Next is your branching, the jumpers. Normally the CPU reads instructions one by one in order. Branch instruction tell the CPU to jump to completely different part of the program. अगर हमें एक स्पेसिफिक जैसे तुम लोगों ने अगर ब्रेक यूज किया हो अपनी प्रोग्रामिंग में या कंटिन्यू का भी तुम लोग यूज करते हो, जो जंप स्टेटमेंट्स होती है प्रोग्रामिंग में, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे ब्रांचिंग को डिस्कस करें इन असेंबली लेवल लैंग्वेज या माइक्रो प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शंस के केस में. ओके, so it would help the CPU to jump to a specific completely different part of the program. इससे हम लोगों ने 10 लाइन ऑफ या 15 लाइन ऑफ कोड लिखे है, पहले 2 लाइन के बाद हम लोग डायरेक्टली जंप करवाना चाहते हैं 8th लाइन पे, तो वो हम लोग ब्रांचिंग के थ्रू कर सकते हैं. Either always unconditional or only if a certain flag is on. Example JMP 2000H. Stop what you are doing and jump directly to memory address 2000H. Example JZ or JZ 2000H, jump to 2000H only if the 0 flag is on. ठीक है, तो ये चीजें, ये इंस्ट्रक्शंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम लोगों के पास प्रोवाइड किए जाते हैं इन अ माइक्रो प्रोसेसर. Fifth is your machine control, the hardware controllers. These commands control the CPU hardware itself, like stopping the processor or controlling the interrupts. Okay, so ये किस में काम आएंगे मशीन कंट्रोल, हमें या तो प्रोसेसर को स्टॉप करने में या तो हमारे इंटरप्ट्स को कंट्रोल करने में. एग्जाम्पल इज योर HLT, ये हॉल्ट करता है, स्टॉप प्रोसेसिंग कंप्लीटली. एग्जाम्पल NOP, no operation, do absolutely nothing for 1 cycle, used to waste a tiny bit of time. Okay, so these are your instructions. First is your data transfer, another one is your arithmetic, another one is your TEL. ठीक है, that means logical. ये color assign किए गए हैं, so वो colors लिखे हुए हैं यहाँ पे. Okay, logical operations है. Then is your branching operations. Then is your machine control operations. ठीक है, इन सब का you can take a screenshot so that you can revise it at the very last moment as well. Okay. So this was your next topic, the second topic, that is your classification of instructions. If you have any sort of doubts, feel free to put it in the comments as well. Addressing mode. Next thing is your addressing modes. Okay. What are addressing modes in 8085? Explain the 5 types simply. Every instructions need data to work on, called an operand. An addressing mode is simply the method the CPU uses to find the data. Addressing mode क्या है? एक ऐसा तरीका है या एक ऐसा मेथड है
जिसके बेसिस पे सीपीयू जो है कुछ एक स्पेसिफिक डेटा को फाइंड करने में या लोकेट करने में हेल्प करता है, ठीक है, या उस मेथड को यूज करके, उस प्रोसेस को यूज करके उस डेटा को फाइंड कर लेता है सीपीयू में। ओके, द 8085 हैज 5 ways to find its data। अब 5 तरीके हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके जिसके बेसिस पे डेटा को फाइंड किया जा सकता है या लोकेट किया जा सकता है। इमीडिएट एड्रेसिंग, डेटा इज हैंडेड राइट टू इट, दैट मीन्स कि डायरेक्टली हम लोगों को मिल गया वो डेटा। द डेटा इज प्रोवाइडेड डायरेक्टली इनसाइड द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, इंस्ट्रक्शन के अंदर ही मेंशन कर दिया वो डेटा कहाँ पे है, ओके, या वो डेटा क्या है। द सीपीयू डज नॉट हैव टू गो लुकिंग फॉर इट। एग्जांपल MV1A, 45H, put the number 45H immediately into A। Next is your register addressing. Okay, data is in a scratch pad। स्क्रैच पैड हम लोगों ने डिस्कस किया था, दैट मीन्स रजिस्टर्स में हमारा डेटा है। द डेटा इज सिटिंग इन वन ऑफ द इंटरनल रजिस्टर्स लाइक A, B, C, etc। दिस इज द फास्टेस्ट मेथड बिकॉज द सीपीयू डजंट हैव टू लुक आउटसाइड द मेमोरी। ओके, सो डेटा जो है हमारा इंटरनल रजिस्टर्स में ही कहीं ना कहीं सेव्ड है। ये फास्टेस्ट मेथड है बिकॉज सीपीयू को मेमोरी लाइक आउटसाइड मेमोरी जो सेकेंडरी मेमोरी है उसमें नहीं देखना पड़ता है। Example MOV A, B, find the data in register B and copy it to A। Direct addressing, data is at specific house address। The instruction gives the exact full 16-bit memory address where the data lives। The CPU has to travel out to that exact RAM address to get it। That means इसमें अब हम लोग प्रोवाइड करें कौन से एड्रेस पे वो डेटा लोकेटेड है एंड वो एग्जैक्ट लोकेशन पे हमारे सीपीयू को जाना पड़ेगा RAM की लोकेशन पे उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल LDA 2050H, go to memory address 2050H, take the data there and put it in A। तो हम लोग एक स्पेसिफिक लोकेशन मेंशन करें कि उस लोकेशन पे जाओ, वहां से डेटा को एक्सट्रैक्ट करो एंड उसके बाद किसी एक स्पेसिफिक रजिस्टर में या किसी एक स्पेसिफिक स्टोरेज में उसे पुट कर दो। फोर्थ टाइप इज योर रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। ओके, द एड्रेस इज रिटन इन द स्क्रैच पैड। पहले वैल्यू स्टोर हो रही थी स्क्रैच पैड में या वैल्यू वाज अवेलेबल इन द स्क्रैच पैड, अब एड्रेस जो है वो हमारे स्क्रैच पैड में कहीं ना कहीं सेव हो रहा है। द इंस्ट्रक्शन डजंट गिव द एड्रेस डायरेक्टली। Instead, it tells the CPU to look inside a register pair to find the address and then go to that address in memory to get the data। मतलब अब हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं कि ओके उस लोकेशन पे चले जाओ, उस लोकेशन से डेटा को फेच कर लो। हम लोग सीपीयू को बोल रहे हैं पहले तुम एक रजिस्टर पे जाओगे, वहां पे तुम्हें मेमोरी एड्रेस मिलेगा, फिर उस मेमोरी एड्रेस पे तुम्हें जाना है, वहां से तुम्हें डेटा वैल्यू को फेच करना है। दिस इज हाउ दिस रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग इज वर्किंग। Example is your MOV A, M, look at the HL pair to find an address। ठीक है, सो HL पेयर पे हम लोग जा रहे हैं एंड उस पर एक कोई ना कोई एड्रेस सेव्ड है एंड उसको हम लोग पहले लोकेट करें। गो टू दैट एड्रेस इन मेमोरी, ग्रैब द डेटा एंड पुट इट इन ए, कि उस एड्रेस पे जाओ, फिर डेटा को ग्रैब करो, फिर उसको ए में पुट कर दो। Fifth is your implicit or implied addressing। That means data location is obvious। The instruction is so simple that CPU already knows exactly what data to work on without being told। That means हम लोग यहाँ पे बता ही नहीं रहे हैं कि लोकेशन क्या है, बट CPU इतना इंटेलिजेंट हो जाता है इस केस में कि उसको ऑटोमेटिकली समझ आ जाता है कौन से डेटा पे काम करना है। The data is implied। For example, CMA complement accumulator, the CPU knows it must flip the bits inside the accumulator A, no other location is possible। These are your different addressing modes over here। Immediate addressing, register addressing, उसके examples है यहाँ पे। Direct addressing, okay, register indirect, implicit or implied addressing। Okay, so these are the 5 types of addressing modes that you're having in your microprocessor। Okay, यही सारी चीजों को हम लोग अभी डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। Okay, addressing modes हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। Now let's come on to the fourth and the last topic of our unit 3, that is assembly language programming and instruction format। How do you write a simple assembly language program? Show a basic example। सो असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, सबसे नीचे आती है मशीन लेवल लैंग्वेज, उसके ऊपर आती है लो लेवल लैंग्वेज, उसके ऊपर आती है मीडियम लेवल लैंग्वेज, उसके ऊपर हमारे पास आती है हाई लेवल लैंग्वेज। सो असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल लैंग्वेज दैट यूजेस शॉर्ट इंग्लिश लाइक वर्ड्स कॉल्ड mnemonics instead of raw binary ones and zeros to tell the CPU what to do। पहले हमारे पास 0 1 में हम लोगों को एक्चुअल में कोडिंग करनी पड़ती थी, बट असेंबली लैंग्वेज के बाद असेंबली लैंग्वेज आने के बाद क्या हुआ, कुछ इंग्लिश वर्ड से वो जीरोस एंड वंस बाइनरी डिजिट्स हमारे रिप्लेस हो गए एंड उसके बाद हम लोग असेंबली लैंग्वेज में कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद फिर हमारे पास मीडियम लेवल लैंग्वेजेस आई, या उसके बाद हमारे पास फॉर्ट्रन जैसी लैंग्वेजेस आई, देन हमारे पास आई लैंग्वेजेस लाइक C++। उसके बाद हम लोगों के पास अब लैंग्वेजेस है पाइथन, जावा एंड ऑल दैट। सो विद टाइम वी आर सीइंग कि सिंप्लीफाई होती जा रही है हमारी कोडिंग की लैंग्वेजेस। ओके, सो पहले हमारे पास असेंबली लैंग्वेज चलती थी, तो इंस्टेड ऑफ जीरोस एंड वंस ये शॉर्ट इंग्लिश लाइक वर्ड्स कॉल्ड न्यूमोनिक्स उनको यूज किया करता था। ओके, उनको यूज किया जाता है असेंबली लैंग्वेज में। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या है? इंस्ट्रक्शन टेक अप डिफरेंट अमाउंट ऑफ स्पेस इन मेमोरी डिपेंडिंग ऑन हाउ मच इन्फो दे नीड। कितने अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन किसी एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को चाहिए, उसके हिसाब से वो मेमोरी में लोकेट किए जाते हैं या मेमोरी में पुट किए जाते हैं।
1 byte instruction, just the command itself. That means move mov a comma b. 2 byte instruction, the command plus 8 bits of data कि mv1 mvi a कॉमा उसके साथ हम लोग एड्रेस भी पुट कर रहे हैं. सो 8 बिट्स ऑफ डेटा हो गया यहाँ पे. कमांड तो है ही, उसके साथ साथ 8 बिट्स ऑफ कुछ डेटा भी पुट करना चाह रहे हैं. 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस. ओके, यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, नॉट एड्रेस. 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, द कमांड प्लस अ फुल 16 बिट एड्रेस. यहाँ पे हम लोगों ने कमांड भी पुट की है, उसके साथ हम लोग एड्रेस भी पुट कर रहे हैं. Note 16 bit address are called little endian, meaning the lower half of the address is stored first, then the upper half. बेसिक प्रोग्राम एग्जाम्पल आर 2 नंबर्स. ओके, ये बेसिक प्रोग्राम जो है ये काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है. सो मेक श्योर टू गो थ्रू दिस अगेन एंड अगेन. अगर तुम लोग को कोई बारी में नहीं समझ आए, थोड़ा सा पीछे करके इसे फिर से समझो. कोई डाउट है तो फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट्स एज वेल, एंड यू कैन ऑल्सो पुट इट इन द कमेंट कि तुम लोग ये वीडियो एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले देख रहे हो या कब देख रहे हो, सो दैट आई कैन ऑल्सो गेट टू नो कि व्हेन आर यू गाइस वाचिंग दिस वीडियो एक्चुअली. Imagine we want to take a number from memory address 2050H. पहले हम लोगों को एक नंबर लेना है जो स्टोर्ड है इस स्पेसिफिक लोकेशन पे, फिर उसे एडेड टू अ नंबर इन 2051H. फिर हम लोगों को पहले 2050H से नंबर निकालना है, फिर जो 2051H में नंबर है उसमें उसे ऐड करना है एंड सेव करना है 2052H में. Here is how we write it. कैसे लिखेंगे इस प्रोग्राम को? This is the program. ORG 2000H. Tell the assembler to start the program at address 2000H. पहले हम लोगों ने assembler को बोला है कि यहाँ पे तुम्हें स्टार्ट करना है. ठीक है, assembler क्या है? जो हमारी assembly language को execute करेगा. LDA 2050H. Step 1, go to 2050H, get the first number, put it in A. Move MOV B, A. Copy the first number into B to keep it safe. Okay, एक copy हम लोगों ने बना ली उस नंबर की. नेक्स्ट LDA बेसिकली मीन्स गोइंग टू अ स्पेसिफिक एड्रेस. अब तुम लोगों को समझ आ गया होगा लोकेशन के लिए यूज किया जा रहा है. 2051H, गो टू 2051H, गेट द सेकेंड नंबर, पुट इट इन A. ओके, सो नंबर उस एड्रेस तक जाने के लिए, उस नंबर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एंड A में सेव करने के लिए हम लोग इस चीज को यूज करते हैं, LDA इंस्ट्रक्शन को. एड B. अब क्या होगा? एड द फर्स्ट नंबर इन B टू द सेकेंड नंबर इन A. मतलब जो हम लोगों ने B में स्टोर कर रखा था एंड जो A में अभी स्टोर हुआ है, इन दोनों को ऐड कर दो. नेक्स्ट इज योर STA 2052H. Take the final answer from A and save it at 2052H. ठीक है, 2050 में हमारा एक नंबर था, 2051 में दूसरा नंबर था एंड हम लोगों को सेव करवाना था 2052 में, तो हम लोगों ने यहाँ पे STA कमांड को यूज कर लिया. लास्ट इज HLT, halt or stop the program. Okay, assembler directive, words like ORG, origin or end are not instructions for microprocessor. ऐसे टाइप के कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं होते. दे आर नोट्स फॉर द असेंबलर. ओके, असेंबलर के लिए नोट्स है फॉर द सॉफ्टवेयर, फॉर द असेंबलर सॉफ्टवेयर, द ट्रांसलेटर प्रोग्राम टू टेल इट हाउ टू ऑर्गेनाइज द कोड. ओके, दिस इज योर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग जो अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया, उसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन इज ओवर हियर. ओके, मेक श्योर टू गो थ्रू दिस एज वेल. Okay, so this was our entire part of a unit 3. Okay, okay, there are some more parts. What is instruction timing? Explain T states and machine cycles in simple words. To understand how a fast program, how fast a program runs, कितना तेज एक प्रोग्राम काम करता है, कितना तेज एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे इंस्ट्रक्शन टाइमिंग को यूज करते हैं. ओके, वी हैव टू लुक एट द CPU break. We have to look at how the CPU breaks down the time. Imagine the CPU's internal clock ticking constantly. Okay, that is your actual clock time जो हम लोग बोलते हैं. Okay, T state, the smallest tick. A T state is simply one single tick of the CPU's internal clock. जैसे हमारी घड़ी घूमती है, ओके, वॉचेस और वॉल वॉच, ओके, वॉल क्लॉक या फिर रिस्ट वॉच जो हमारी होती है, एक टिक करके घूमती रहती है, तो जस्ट एक टिक, उसको हम लोग एक टी स्टेट कह रहे हैं. ओके, इफ द प्रोसेसर रन्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 मिलीहर्ट्ज, ओके, और 3 मेगाहर्ट्ज, 3 मिलियन टिक्स पर सेकेंड, अगर एक प्रोसेसर 3 मिलियन टिक्स एक सेकेंड में कर रहा है, 1 टी स्टेट एग्जैक्टली 333 नैनो सेकेंड्स, इट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ टाइम. Machine cycle, 1 fetch or 1 memory trip. Okay, the CPU cannot read memory and understand an instruction in just one tick. एक ही टिक में पूरा का पूरा जो हमारा CPU है वो सारी instructions को नहीं समझ सकता है. A machine cycle is the time it takes to complete one specific task. एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है, दैट इज योर मशीन साइकिल. ठीक है, और एक टिक को एक सेकंड में कितने टिक्स एक CPU कर सकता है, दैट इज योर टी स्टेट. ओके, so machine cycle is the time it takes to complete one specific task over the bus system. Okay, a machine cycle is made up of multiple T states grouped together, usually 3 to 6 ticks. The first thing the CPU does is an opcode fetch cycle. Okay, fetching the command itself. पहले वो command को fetch करता है, उसके बाद instructions execute करना start करता है. Okay, this usually takes 4 T states. Okay, example, a memory read cycle fetching the data takes 3 T states. Okay, next is your instruction cycle, the full job. An instruction cycle is the total time needed to completely fetch
decode and execute one full instructions. कि तुम लोग fetch भी कर रहे हो, तुम लोग decode भी कर रहे हो, और पूरा का पूरा जो instruction है उसको execute भी कर रहे हो. ये पूरा का पूरा काम करने में तुम्हें जितना time लगता है, that is your instruction cycle. An instruction cycle is made up of one or more machine cycles. Pulling it all together, let's look at the instruction MV1A, 05H. Put data 05 into A. ठीक है, ये हमारी कमांड है, हम लोगों ने अभी 2-3 बार डिस्कस भी कर चुके हैं. First, the CPU needs to read the command MVIA from memory. पहले वो इस कमांड को पढ़ेगा मेमोरी में से जहाँ पे हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन पास किया है. दिस इज एन ऑपकोड फेच मशीन साइकिल. इसे ही हम लोग ऑपकोड फेच मशीन साइकिल कहते हैं, जहाँ पे जो कमांड है उसको फेच किया जाता है. Next, the CPU needs to read the actual data 05H from the next memory slot. This is a memory read machine cycle. Okay, so इसमें क्या होगा, जो एक्चुअल डेटा है 05H वो मेमोरी स्लॉट में से रीड किया जाएगा, जिसको हम लोग यहाँ पे मेमोरी रीड मशीन साइकिल कह रहे हैं. टोटल टाइम क्या हुआ, इसमें 3 स्टेट्स लगे, इसमें 40 स्टेट्स लगे. टोटल टाइम इज योर 70 स्टेट्स. इसी को हम लोग बोलते हैं हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल. 70 स्टेट्स टोटल हो गए. If a clock is 3 megahertz, the entire instruction takes 7 into 333 nanosecond. That is your 2.33 microseconds to execute. This is your entire visual representation of your instruction timing and instruction T states and machine cycles as well. Okay. सो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने कवर कर चुके हैं. इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एंड टाइमिंग, ओके. असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग हम लोगों ने करके देख लिया है. एक सिंपल सा प्रोग्राम एडिशन का हम लोगों ने बना के देख लिया. सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, रजिस्टर्स एंड सिग्नल्स देख लिया. क्लासिफिकेशन देख लिया. काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की है इस पूरे यूनिट में. ओके, कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट एंड वी आर मार्किंग ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स एज कंप्लीट. इफ यू वांट डिटेल लेक्चर इन एनी ऑफ these topics, do let us know. Okay, now we have completed all of topics related to Unit 3. Now let's get into the PYQs for more detailed discussion कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं एंड फिर देखते हैं कि कैसे हम लोगों को टेक्निकली आंसर करना चाहिए अपने PYQ पेपर्स को या अपने क्वेश्चंस को अपने एग्जाम्स में. सो लेट्स स्टार्ट विद PYQ पेपर्स नाउ. Alright guys, now let's start with the PYQ paper solution. इससे हमें पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे से पूछे जा रहे हैं एग्जाम में एंड किस टाइप से हमें उनके आंसर्स फ्रेम करने हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट ए. व्हाट इज द रोल ऑफ अकम्युलेटर इन माइक्रो प्रोसेसर. सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने इस यूनिट में यही डिस्कस किया था कि अकम्युलेटर क्या होता है एंड उसका रोल क्या होता है. सो अकम्युलेटर इज एन 8-bit रजिस्टर यूज्ड इन 8085 योर माइक्रो प्रोसेसर फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस. जो हमारा अकम्युलेटर होता है वो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन में यूज़ किया जाता है एंड दिस इज द बॉस रजिस्टर एज वी डिस्कस्ड कि ये हर एक ऑपरेशन में यूज़ किया जाएगा. चाहे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हो या अरिथमेटिक ऑपरेशन हो या कोई लॉजिकल ऑपरेशन हो, हर एक ऑपरेशन में ये यूज़ किया जाएगा. इट स्टोर्स वन ऑपरेंड एंड रिसीव द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द ALU. ये एक ऑपरेंड को सेव करके रखता है एंड उसके बेसिस पे रिजल्ट को रिसीव करता है. जो भी ALU जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसके बेसिस पे जो रिजल्ट आता है उसको ये अपने पास सेव कर लेता है. इट एक्ट्स एज द सेंट्रल रजिस्टर फॉर डेटा प्रोसेसिंग एज एंड इज इन्वॉल्व इन इंस्ट्रक्शंस लाइक एडिशन या सबट्रैक्शन या ANA एक्सेट्रा. इसके अलावा इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स योर डेटा ट्रांसफर बिटवीन द CPU एंड मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. डिफाइन जनरल पर्पस रजिस्टर्स. सेकंड टॉपिक हम लोगों ने ये डिस्कस किया था. जनरल पर्पस रजिस्टर्स क्या होते हैं. हमारे B, C, D, E, H और L जो है वो जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं. इनको हम लोग या तो इंडिविजुअली भी यूज़ कर सकते हैं या तो हम लोग इनको पेयर्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, एंड ये 16-bit ऑपरेशंस परफॉर्म कर देंगे अगर ये पेयर में होंगे. अगर इंडिविजुअली होंगे तो ये 8-bit ऑपरेशंस को परफॉर्म करने वाले हैं. ओके, दे सपोर्ट एफिशिएंट डेटा मैनिपुलेशन एंड रिड्यूस मेमोरी एक्सेस टाइम बाय स्टोरिंग इंटरमीडिएट रिजल्ट्स. डिफाइन इंस्ट्रक्शन एंड इंस्ट्रक्शन सेट. जस्ट लास्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करते हुए अभी आ रहे थे. Okay, an instruction is a binary coded command given to the microprocessor to perform a specific operation. Instruction क्या है. एक binary coded command मतलब एक command जो तुम लोग पास करना चाह रहे हो अपने माइक्रोप्रोसेसर को, उसको हम लोग इंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं. ओके, An instruction set is the complete collection of instruction supported by a microprocessor. Okay, instruction set क्या है. Combination of all your instructions, combination of all your commands, combination of all your binary coded commands या in short अगर instructions बोलोगे उन सब के combination को हम लोग यहाँ पे अपना instruction set बोल रहे हैं. Okay, in 8085 the instruction set includes data transfer, arithmetic, logical, branching and machine control instructions. Define instruction cycle, machine cycle and T state. Instruction cycle is the total time taken to fetch and execute an instruction. Okay, इसमें मल्टीपल मशीन साइकिल्स भी कंसिडर होती है इंस्ट्रक्शन साइकिल में. ओके, मशीन साइकिल इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन बेसिक ऑपरेशन सच एज मेमोरी रीड और राइट.
Each machine cycle consists of several T states, so that means okay, multiple T states से तुम्हारा machine cycle बनेगा, multiple machine cycle से तुम्हारा instruction cycle बनेगा. Okay, each machine cycle consists of several T states where T state represent one clock period of the microprocessor. पार्ट बी में हमारे पास क्वेश्चन आ रहे एक्सप्लेन वेरियस मोड्स इन 8085 विद एग्जांपल्स. एड्रेसिंग मोड्स डिफाइन हाउ ऑपरेंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इज स्पेसिफाइड. एंड इसमें हम लोगों को जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिफरेंट मोड्स डिस्कस किए थे वही डिस्कस करने हैं, वही एक्सप्लेन करने हैं यहाँ पे अच्छे से. ओके, मेक श्योर जो डायग्राम्स मैंने तुम्हें यहाँ पे फ्लैश कार्ड्स में दिखाए थे उनके स्क्रीनशॉट्स ले लो. ठीक है, वीडियो को पॉज करके कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स एंड वही डायग्राम्स अगर तुम लोग यहाँ पे पार्ट बी पार्ट सी में बना दोगे यू विल स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स इन दैट. ओके, द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड डायरेक्टली इन द इंस्ट्रक्शन, दैट इज योर इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. ठीक है, तुम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन कर दिया अपने ऑपरेंट को. ओके, नेक्स्ट इज योर रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. ठीक है, जिसमें ऑपरेंट जो है वो स्टोर है एक रजिस्टर में. ओके, द मेमोरी एड्रेस ऑफ द ऑपरेंट इज गिवन एक्सप्लिसिटली, दैट इज योर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. नेक्स्ट इज योर रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. द एड्रेस ऑफ ऑपरेंट इज स्टोर्ड इन अ रजिस्टर पेयर, दैट इज योर रजिस्टर इनडायरेक्ट, that is your register indirect addressing mode. Okay, fifth is your implied addressing mode. 5 टाइप के तुम्हारे मोड्स थे जो हम लोगों ने यहाँ पे भी डिस्कस किए थे. ओके, उन्हीं मोड्स को तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है एंड यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम दैट इज ओवर हियर. ओके, दैट इज द बेस्ट थिंग. ठीक है, तुम लोग एक्सप्लेन भी कर रहे हो, तुम लोग विजुअलाइज करके भी दिखा रहे हो हर एक टॉपिक को या हर एक आंसर को. ऑपरेंड इज implied and not specified explicitly. Conclusion: addressing modes provide flexibility and accessing data and improving program efficiency. Explain opcodes LDA, ADD, ADC, SHLD, MVI with examples. Okay, so हमारी different जो opcodes हैं उन्हें हमें यहाँ पे explain करना है. First is your LDA, load accumulator direct. That means loads accumulator with data from specified memory location. इसको हम लोगों ने प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था कि हम लोग प्रोग्राम में इसको यूज़ कर रहे थे टू लोड द डेटा एज वेल फ्रॉम अ स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन. वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है. इट वुड लोड द accumulator with data from a specified memory location. फॉर एग्जाम्पल LDA 2500H इस मेमोरी एड्रेस पे जाएगा, उसमें जो डेटा होगा उसको फिच करके कहीं ना कहीं हमारे रजिस्टर में पुट कर देगा. ADD दैट मीन्स ऐड टू रजिस्टर. ठीक है, और ऐड रजिस्टर एड्स कंटेंट ऑफ. Okay, so next is your EDC, add with carry, adds register content and carry flag to the accumulator. So what it will do is ये register में content को add कर देगा and उसके बाद जो flag होगा उसका accumulator में carry कर देगा. SHLD store HL direct, जो हम लोगों ने HL pair डिस्कस किया था कि काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पेयर है, काफ़ी स्पेशल पेयर है. It stores the content of your HL pair into consecutive memory locations. Fifth is your MVI, moves immediate data into register or memory. ओके, दीज आर योर ऑपकोड्स एंड इनके फुल फॉर्म्स हम लोगों ने डिस्कस किए, इनके ऑपरेशंस भी डिस्कस किए कि किस किस हिसाब से हम लोग इन्हें यूज़ कर सकते हैं. पार्ट सी में हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक्सप्लेन टाइमिंग डायग्राम ऑफ MVI इंस्ट्रक्शन. इसमें मेक श्योर जो यहाँ पे मैंने तुम्हें डायग्राम दिखाया था, ओके, इन द वेरी लास्ट इस डायग्राम को यू कैन मेक. ओके, इस डायग्राम को यू कैन मेक इन द इंस्ट्रक्शन टाइमिंग ओवर हियर इन योर पार्ट सी. The instruction MVI A data is a 2-byte instruction used to load immediate data into the accumulator. Okay, अब इसका working sequence instruction details तुम्हें बतानी है. Instruction details opcode पहले mention करना है कि ये 8-bit immediate data होता है हमारे पास. Okay, total bytes कितनी है इसमें? 2 है इसमें. Machine cycles involved, opcode fetch cycle and memory read cycle. Opcode fetch cycle क्या होता है? The microprocessor places the address on the address bus. ALE signal is activated to latch lower order addresses. इनपुट आउटपुट और जो हमारा मेमोरी होता है वो ऑपरेशंस यहाँ पे रन किए जाते हैं. ऑपकोड इज फेच्ड इनटू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. नेक्स्ट इज योर मेमोरी रीड साइकिल. इसमें क्या होगा, मेमोरी से हम लोग कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन फेच करेंगे. द सेकंड बाइट इज रेड फ्रॉम मेमोरी. एड्रेस ऑफ नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन इज प्लेस्ड ऑन द एड्रेस बस. ठीक है, RD सिग्नल इज एक्टिवेटेड अगेन. RD इज योर रीड सिग्नल. ये हम लोगों ने जो डिफरेंट सिग्नल्स है ये यूनिट 1 में डिस्कस किए थे, यूनिट 2 में डिस्कस किए थे. ओके, प्रीवियस यूनिट में. Timing signals explanation. Each machine cycle consists of multiple T states. ALE is high during T1 to separate address and data transfer occurs during T2 and T3. वर्किंग सीक्वेंस, पहले पीसी जो है तुम्हारा वो प्रोवाइड करेगा एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, फिर ऑपकोड फेच होगा, फिर तुम्हारा पीसी जो है वो इंक्रीमेंट करेगा टू द नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन. पीसी क्या था हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, ये हमें हेल्प करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को सेव करने में कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा इंस्ट्रक्शन है जो इसके बाद ऑर्डर में एग्जीक्यूट होने वाला है. ओके, डेटा देन इज इमीडिएट डेटा इज रीड एंड देन योर डेटा इज लोडेड इनटू द कंप्यूटर. कंक्लूजन: the timing diagram of MV instruction shows how opcode and operand are fetched into 2 machine cycles. It illustrates synchronization using control signal
signals like ALE, RD, IO, M, ensuring proper execution of instruction. Okay, ALE लो हाई स्टेट्स में कैसे काम करते हैं हम लोगों ने पिछले यूनिट में डिस्कस करता है. दिस इज योर रीड, दिस इज योर इनपुट आउटपुट एंड दिस इज योर मेमोरी लोकेशन. ओके, सो दीज वर ऑल द PYQs जिसके बेसिस पे तुम लोगों को एक आइडिया लगा होगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. एक दो कॉन्सेप्ट हमने इसमें और ऐड ऑन किए जिसके बेसिस पे हम लोगों को किसी भी टाइप के क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए इससे तो हम लोग वो उसको आंसर कर सकते हैं. एंड हम लोगों ने सारी टॉपिक्स तो यहाँ पे डिस्कस कर ही चुके हैं. सो इस टॉपिक्स के बेसिस पे कुछ भी क्वेश्चन आए सो यू विल बी एबल टू आंसर दैट एज वेल. ऑल्दो इफ यू हैव एनी डाउट्स सो मेक श्योर टू feel free to comment it and we'll reply back to you as soon as possible. So this was the entire part of unit 3. Now let's begin with unit 4. Some money where you're not first, pushing where the crowd is. Better put your hands up, we didn't settle line.